मेरी मेरी पर्सनल मांग ये है कि मेरा बेटा परीक्षण देता हुआ वियतनामी कैडेट को उसकी गलती से वो शहीद हुआ है, वीरगति को प्राप्त हुआ है। और हर बच्चा जो यूनिफॉर्म में वीरगति को प्राप्त होता है उनको शहीदी का मान नहीं देते नियमों के तहत, कोई बात नहीं, पर उनको एक स्पेशल कैटेगरी में तो रखिए, एक छोटा सा मेडल ही दे दीजिए, ना कि उनको 1000 परिवारों के साथ संबंध है और 15,000 परिवारों में उन्होंने कहा कि 35 साल तक जितने लोग शहीद हुए उसमें से 90% पत्नियों ने शादी कर लिया और ये संशोधन बिल्कुल कर सकते हैं उनके लिए। बहुत जाने से अगर इन परिवारों को सहारा मिलता तो क्यों नहीं आ जाए, मतलब क्योंकि हम भी इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के भाई हैं, मतलब और जो साथी हमारे गए हैं वो भी हमारे जैसे। आज के दिन में मेरा दोस्त मुकेश कुमार है, उसको भी शहादत दे के आया हूँ मैं बाकी परिवारों के साथ में। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार। आज मैं इस टाइम दिल्ली के जंतर मंतर के स्थल पर हूँ और आज ये जो दिल्ली का जंतर मंतर है, आज आप यहाँ देखेंगे कोई यहाँ पे किसान या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आए। यहाँ पे वह लोग आए हैं जिन्होंने सरहदों पे अपनी जान गंवाई है, उनके माता पिता, उनके परिजन यहाँ पे हैं और ये इस चीज़ के लिए दावा कर रहे हैं या फिर सरकार से इस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं। और सबसे पहली एक बात मैं रख दूं, जैसा कि इन लोगों से पता लगा है कि ये लोग यहाँ पे आए नहीं गए हैं, इनको यहाँ पे लाके रखा गया है क्योंकि ये अभी जो समाधि स्मारक है वहाँ पे थे। तो जो लोग बैठे हुए हैं मैं इनके पास ही स्वयं बैठ के इनकी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। तो पहले तो आंटी जी हैं, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर उस जवान की तस्वीर है जिन्होंने तेलंगाना एयरक्राफ्ट में अपनी जान गंवाई और साथ ही साथ जिनको वो प्रशिक्षण दे रहे थे उनकी जान को बचाते हुए। तो इनकी माता जी हैं, हम इनका दर्द जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में अब वो यहाँ पे क्यों है। 2013 में इनको कमीशन मिली थी, कमीशन मिली थी, डेथ इनकी 2023 में हुई थी। तो अब आप ये बताइए आंटी जी, क्या लग रहा है कि आप यहाँ पे किस दर्द को लेके बैठे हुए हैं? सरकार ने आपकी सहायता कहाँ तक की और कहाँ तक नहीं की? सरकार तो पूछता ही नहीं है, सच्ची बात तो ये है, नहीं तो हम यहाँ नहीं आपके आते। बेटे शहीद हो गए फिर भी सरकार आपको नहीं पूछती। आज हम शांतिपूर्वक इंडिया गेट में जहाँ हमारे बच्चों के नाम है वहाँ जाना चाह रहे थे, तो आज सरकार ने 500 पुलिस वाले भेज दिए। कितनी बड़ी बात है, काश ये मौका ही नहीं होता, अगर वो हमारी सुनवाई करते तो आज 500 पुलिस वालों को छुट्टी वाले दिन काम पर नहीं खड़ा होना पड़ता। वो खड़े हुए और चले गए क्योंकि हमारा मकसद ही यही था, अपने बच्चों को याद करना, नमन करना और शांतिपूर्वक अपनी बातें रखना सरकार के आगे। हमें यहाँ लाया गया, पुलिस वाले ही लेके आए, पुलिस वाले आपको इज्जत के साथ गाड़ी में लेके आए हम लोग को यहाँ पर। तो अब हम यहाँ बैठे। शहीद स्मारक है जैसा कि आपने बताया इंडिया गेट के पास, आज के दिन आप जब याद करने गए जी, शहीदों को याद करने जी, गए जिसमें कि एक आपके बेटे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको वहाँ पे उन्होंने बैठने नहीं दिया, यहाँ पे नहीं, हमें लेके गए इज्जत से, उन्होंने कहा आपको बैठने नहीं देंगे, वो स्थान नहीं है, स्थान आपकी जंतर मंतर में, वहाँ जाइए, ये हमारा पाक स्थल है। तो हमारे जो हम सबके नेता बोलेंगे, गुरु बोलेंगे, रवि प्रताप जी, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात रखी, उन्होंने बहुत बड़ी बात रखी कि ये शहीद स्थान हमारे बच्चों के खून से बना है, तो हमारे लिए, हमें क्या उसके पाक स्थान की अहमियत का पता नहीं चलेगा। मेरी पर्सनल मांग ये है कि मेरा बेटा परीक्षण देता हुआ वियतनामी कैडेट को उसकी गलती से वो शहीद हुआ है, वीरगति को प्राप्त हुआ है। और हर बच्चा जो यूनिफॉर्म में वीरगति को प्राप्त होता है उनको शहीदी का मान नहीं देते नियमों के तहत, कोई बात नहीं, पर उनको एक स्पेशल कैटेगरी में तो रखिए, एक छोटा सा मेडल ही दे दीजिए, ना कि उनको गुमनाम जिंदगी में भेजे। इसके अलावा बाकी माताएं जो सिंगल मदर है, टैटू भी बनवा रखा है, बेटे के जवानी की फोटो है और उनके बचपन की फोटो है। ये देख लीजिए, इन्होंने अपने बेटे का टैटू बनवा रखा है, एक छोटे बच्चे की फोटो है उनकी और एक जो उन्होंने यूनिफॉर्म धारण कर रखी है उस दौरान की फोटो है। चलिए, यहाँ पे ये बहन है हमारे साथ, तो माता जी हैं। तो माता जी आप बताइए, बैठे हुए हो, इतनी अवस्था में बैठे हुए हो, आपकी उम्र लगभग 70 के आसपास है, तो क्या मांग है आपकी, किस विषय को लेके बैठे हुए हैं? हम अपने जो बच्चे हमने फीस ला के आर्मी में दिए थे, आज उनके फोटो लेकर हम रोड पे बैठे हुए हैं। आज हम रोड पे बैठे हुए हैं, इतनी नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसे सरकार अच्छे से अनोखे में चेंज करती तो
जो बहू का हक था बहू को दो, जो माँ बाप का हक हो माँ बाप को दो। उनको मना नहीं करते, उनको नहीं दो, उनको भी दो, लेकिन थोड़ा माँ बाप की सोचनी चाहिए कि एज है हमारी कि क्या काम करेंगे, हम क्या मजदूरी करेंगे, कोई पेंशन हमारी नहीं है और आमदनी नहीं है, कोई बेटा नहीं है हमारे पास दूसरा को हमारी केयर करेगा। तो थोड़ी सरकार ने सोचना चाहिए, इसमें चेंज करना चाहिए। मतलब जो फैमिली पेंशन है उसमें चेंज चाहते उसमें हैं, चेंज चाहिए, चेंज चाहिए हाँ। कि कुछ भाग माता पिता को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट में आजकल पति पत्नियों को ही लिया जाता है जो एज पर गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो आप उसमें चेंज करके चाहते, जो बच्चे शहीद हो गए हैं उसमें माँ बाप का भी दर्जा होना चाहिए। वीर पत्नी को वीर कहते हैं, वीर पत्नी का दर्जा देते हैं, माँ बाप को नहीं देते। बिल्कुल, माँ बाप ने तो अपने आप खून पसीने से उस जवान को पैदा किया है, अवसर तो माँ बाप ने किया है, बनाया। अवसर पैदा करके माँ बाप ने दिया है, बनाया है, पढ़ा लिखा कर अवसर बना के दिया है। शादी तो बाद में होती है ना, लेकिन आज माँ बाप ने देख लो क्या बहू है, मतलब जो इनके पत्नी है, वो क्या आपका कोई किसी प्रकार से आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं? समस्या हर एक के साथ में है। अगर ये ध्यान रखते तो हम याद होते नहीं, घर पे बैठे होते। आप क्या बताएंगे? समस्या हाँ, इनको अच्छा, बताइए आप बताइए। हाँ, मेरे एक ही भैया थे। मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। मेरे भैया बांदीपुर कश्मीर शहीद करण कुमार शहीद हो गए हैं वो। और मेरी भाभी ने क्या किया, वो सब कुछ लेके चली गई। मेरे कोई दूसरे भाई नहीं है। 3 साल पहले मेरे पापा भी ख़त्म हो गए। मेरी प्रेजेंट टाइम में मेरी एक माँ है, वो भी हार्ट पेशेंट है। और आज के टाइम में हम लोग के घर में ये स्थिति आ गई है कि हम लोग 2 रोटी खाने के भी लाले पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि जो फैमिली पेंशन मिलती है वो एनओके के हिसाब से मेरी भाभी को देय हो रहा है। जो सारी चीज़ें गोल्डन जुबली से लेके जितने भी सारे पैसे मिले सब कुछ भाभी को मिला। और एक जो डेथ ग्रेजुएटी का भी पैसा हम लोग को मिलना था, यानी मेरी माँ को जो मिलना था, मेरी भाभी ने उस पर भी केस किया है। क्यों? क्योंकि वो शहीद की पत्नी है, वीर पत्नी है, तो उनको 100% मिलना चाहिए। माँ का कोई अधिकार नहीं, उनके कहने का मतलब है कि माँ का कोई अधिकार नहीं है। आप नॉमिनी का मतलब ये नहीं होता है कि आप राजा बन के कहीं और राज करिए। आपको नॉमिनी आप इसलिए बनाया जाता है कि आपको किसी एक के हाथ में किया जाता है, बागडोर किसी एक हाथ में दी जाती है कि वो फैमिली का मेरे पीछे जाने के बाद वो देखभाल करेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं करती हैं, वो अपनी देखभाल करती हैं, अपने घर जाके करती हैं। और हम लोग को वो ब्लॉक करती हैं, हर जगह से कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। और जब उनको सम्मान लेना रहता है तो वो सम्मान लेके चली जाती हैं, बाद में कोई पुछवाई नहीं होती है। एक मेरे भाई को शहादत में तिरंगा तक मिला था, जो हर एक फौजी का सम्मान होता है, वो उसको भी ले जाके कालमारी में बंद की है। आज के टाइम में वो धूल फाक रहा है, लेकिन आज वो रहता तो हमारे लिए गर्व की बात रहती। हम अपने भाई के हर सम्मान में उसको उड़ाते, अपने भाई के फोटो पे। एक वर्दी तक वो हमारे घर में छोड़ के नहीं गई। ऐसी स्थिति हम लोग की आ गई है। जब हम लोग उनको जाने से रोक रहे थे कि आप यहीं रहिए, आप जैसे कहेंगे वैसे आपको रखा जाएगा, तो उन्होंने यहाँ तक धमकी दिया कि अगर आप लोग मुझे नहीं जाने देंगे तो माँ बेटी को हम जेल की रोटी खिलाएंगे हम, और आपकी बेटी का हम करियर तक खा जाएंगे, एक प्रीलिम्स देने तक के लायक नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ 2 माँ बेटी हैं और हमारा कोई खेत वगैरह भी नहीं है कि हम वहाँ पे हल जोत के भी 2 रोटी हम खा सकें। हमारे साथ ऐसा नहीं है। आज मेरे भाई साहब रहते तो आज मुझे यहाँ नहीं बैठना पड़ता। आज मेरी मजबूरी है तब आके मैं। ये बताइए, कोई कानूनी लड़ाई आपकी साइड से कुछ लड़ी जा रही है? कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्यों? अब भाई हमारे पास एक तो हम अपने भाई को खोए, एक माँ अपने इकलौता बेटा खोई, उसका ये तो लॉस है ही। उस पर से हमारी आर्थिकी जो लॉस है वो तो हो ही रहा है, और हम कोर्ट कचहरी के भी धक्के खा रहे हैं। इतना डिनाई सरकार को नहीं करना चाहिए कि हाँ माँ को दरकिनारा कर दिया जाए, बहन को दरकिनारा। मैं अपने डिपेंडेंट अपने भाई पे थी, मेरे पिता और मेरे भाई एक ही मेरे भैया ही थे। आज मुझे किस हाल में छोड़ा गया? हम लोग रोड पे आके बैठ गए। क्या इसकी सरकार जिम्मेवार है? कोई जिम्मेदारी लेती है? कोई नहीं। हम होम मिनिस्ट्री में अपॉइंटमेंट तक के लिए बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आज एक एप्लीकेशन लिखते लिखते 500 पेज हो चुके हैं मेरे पास, और हर जगह हमने कहा नहीं एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं होती है। सब आते हैं शहादत के लिए, फोटो सेशन लेते हैं और अपना पार्टी का नाम ऊंचा करते हैं, फिर बाद में शहीद की फैमिली के साथ क्या हो रहा है, मर रहे हैं जी रहे हैं, कोई देखने नहीं आता है। योगी जी तो वहाँ सबकी सुनते हैं, वो तो वहाँ पे पूरा लगा के आवाम को, लोगों को बिठा के वो सबके लिए अच्छा करते हैं। मैं खुद भी जन सुनवाई में कई बार जा चुकी हूँ। मैं 3-4 बार जा चुकी हूँ और 2 बार खुद में पोर्टल पे मैंने शिकायत किया है, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं होती है, और ना ही कभी योगी जी सामने से आके मिलते हैं। मैं कई बार, कम से कम आज 1.5 साल से मैं उनके रेजिडेंस में कॉल लगा रही हूँ कि मुझे एक अपॉइंटमेंट दिया जाए कि योगी जी से मैं मिल के अपनी सारी बातें कह सकूँ, लेकिन वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिलने नहीं देते हैं।
अब ब्यूरोक्रेट्स नहीं मिलने देते हैं या मंत्री जी के पास टाइम नहीं है? क्या एक शहीद की फैमिली का इतना ही इज्जत है कि अपनी एक फैमिली से वो बात ना कर सकें? आप देख सकते हैं कि शासन और प्रशासन दोनों में ही इन्होंने कमी बताई है, क्योंकि ना ही तो इन्हें कोई अपॉइंटमेंट दी जा रही है कि वो वहाँ के स्थानीय जो सरकार है उनसे अपनी बात को रख सके, और ना ही वहाँ की जो सरकार है डायरेक्ट इन लोगों की तरफ भी कोई सोच नहीं करे, क्योंकि इनका आर्थिक लॉस तो है ही, और साथ ही साथ जिन माँ ने अपना बेटा गंवाया और जिन बहन ने अपना भाई गंवाया, उसको लेके आज दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी हुई है अपनी मांग को लेके। और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो इन सब की बातों को अपने माध्यम से उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और शायद इनको भी उतना ही दर्द है जितना इनको है, क्योंकि अगर ये इनके साथ नहीं होते, जैसा कि इन्होंने बताया, तो इनकी बात को उठाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि एक चाहिए होता है कि सरकार के पास बात पहुंचाई जाए। तो हम इनसे ही बात करते हैं कि सरकार के पास या सरकार का कोई व्यक्ति आपके पास आया हो जिसने आपकी बातों को सुना हो और प्रयास किया हो कि आप लोग उनसे मिले और जो भी आप संशोधन चाहते हो फैमिली पेंशन में वो हो सके। देखिए, सरकार के लोग, मेरी हम लोगों की बात सिर्फ नियमावली से है और वो केंद्र सरकार से है। राज्य सरकार अपनी अपने नियम के अनुसार लोगों से मिलती है और देती है। ये लड़की मिलना चाहती है कि लेकिन इसको 1.5 साल से मिला नहीं, इसने हमसे भी कहा। और आपने कहा कि कानूनी लड़ाई, तो कानूनी लड़ाई अदालतें जो आपके विधायिका जो विधि बनाती है उसी के आधार पे न्यायपालिका उसका विवेचना करती है। तो जब तक कोई कानून नहीं होगा तब तक न्यायपालिका के हाथ बंधे हुए हैं हम लोगों के सहयोग करने से। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री भी जब तक उनको लकीर की फ़कीर है, वो जो नियम नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं करेगी। तो मेन जो हम लोगों का मुद्दा है इस नियमावली में। अब आपने कहा कि मैं क्यों हुआ, मैं इसलिए हुआ कि जब मेरा पुत्र शहीद हुआ तो हम लोग जब अंतिम क्रिया के लिए जा रहे थे तो मैं अपने समधी से 1 रुपया टोल प्लाजा पे टोल नहीं लगने दिया। लेकिन मेरे बेटे की शहादत के मतलब 13 के अगले दिन हमारी बहू हमारा घर छोड़ के चली गई और एक झोले में मेरे बेटे का टाई, जूता एक ही झोले में पैक करके गई, जो कि वो झोला आप किसी जब दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपको बड़ा झोला दे देता है। मैं 1 रुपया उनके पिताजी से नहीं लिया था और मैंने जो सूटकेस खरीद करके दिया था वो सूटकेस में भी मेरे बेटे का टाई और वो कम से कम जूता एक साथ नहीं रखना चाहिए था। वो भी छोड़िए, 1 महीने बाद जो पहले पुराने फौजियों को अंतिम क्रिया के लिए 10,000 रुपया दिया जाता था, आज भी वो नियम है कि उनकी अंतिम क्रिया कफन के लिए, तो वहाँ से फ़ोन करके स्टेशन हेडक्वार्टर गोरखपुर में उस 10,000 रुपये के लिए भी पूछा गया, तब मेरा कलेजा बेदरुण हुआ। और उसके बाद मैंने अपने बेटे का जब पूजन कराया तो उसमें कहा कि पत्नी की तरफ से कम हवन कुंड में अग्नि डालने के लिए आना चाहिए आहुति, तब भी उन लोगों ने बोला नहीं। और हमारे जो समधी थे वो बोले कि आप पुरानी लाइफ को भूल जाइए, और हम भी पुरानी लाइफ भूल जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि मेरे लिए वर्तमान, भूत और भविष्य मेरा पुत्र ही था, आपके लिए वो भूत हो सकते हैं, आप भूल सकती है, हमारे लिए वर्तमान और भविष्य सब कुछ वही है। तब हमने जब ये देखा, सब लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया तो देखा कि भाई ये तो मेरा दुख बहुत छोटा है, इससे बड़े बड़े दुख जो हाँ मैडम बैठी हैं, अकेला पुत्र है वो लड़ रही हैं, वो मैडम है अकेला पुत्र है, देखिए वो लड़ रही है, ये अकेली माँ बाप के भूमिहीन ये लड़ रही है, ये भारत सरकार से भेजे, इनको तो लिफाफे में बंद करके शौर्य चक्र भेजा गया था। जब इन विसंगतियों पर हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने अपनी बात रखी। बात रखने के बाद भारत सरकार ने 9 अगस्त 2024 को संसद के पटल पे कहा कि हाँ हमारे पास प्रस्ताव है पेंशन बांटने का, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर हम रक्षा मंत्री जी से, रक्षा राज्य मंत्री जी से, सबसे मिले, जब कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने आह्वान किया कि हम नेशनल वार मेमोरियल पर अपना आमरण अनशन करेंगे, लेकिन यहाँ से कहा गया कि आमरण अनशन आप नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि नेशनल वार मेमोरियल पे आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, लोग गांधी जी की मनाने आते हैं शहादत जयंती को, तो वही महसूस करते हैं कि गांधी जी है, तो हम लोग अपने बच्चों को वहीं नमन करके चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहीं हैं। फिर भी वो लोग नहीं बैठने दिए और पुलिस की गाड़ी हमको अपने गाड़ी में भर करके यहाँ लेके आई कि आप लोग यहाँ अपना प्रदर्शन करिए। तो आज हमारे प्रदर्शन का ये प्रारंभ है। और जैसे 1857 में क्रांति की प्रारंभ हुई थी, जिससे कि 322 जिले आज़ाद हो गए थे और आज़ादी की क्रांति हुई है, इस पुरानी नियमावली में आज यह क्रांति का प्रथम दिन है। 2 अक्टूबर आज दशहरा भी है, बुराई पे अच्छाई की जीत, जय जवान जय किसान के जो जनक थे उनकी भी आज शहादत जुड़ी हुई है। और लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जो अहिंसा से इस देशों से भगा करके आज़ादी दिला दिए उनसे, तो इसी दिवस से प्रेरणा लेकर के हमने आज से प्रारंभ किया है। अगर नहीं हुआ तो इसको जनव्यापी और जन आंदोलन बनाया जाएगा और जन आंदोलन के साथ हम लोग पदयात्रा भी करेंगे। और जब अगली बार हम लोग आएंगे तो हम केवल वैसी नेशनल वार मेमोरियल पे ही बैठेंगे, चाहे सरकार हमें गिरफ्तार करे, हमारे खिलाफ मुकदमा करे या हमारे को एनकाउंटर कर दे या हमारे को देशद्रोही घोषित कर दे। आज हम अपने बच्चों का फोटो लेकर के इस सड़क पे बैठे हैं। कितनी शर्म की बात है कि हमारे बच्चों ने इसी देश के लिए जान कुर्बान कर दी। मेरा बेटा डॉक्टर था, वो निकल गया था,
5 लोगों को बचाने के बाद दोबारा कूद पड़ा वो माँ भारती में। 22 दिन की उसकी केवल 5 महीने की शादी हुई थी। इसमें सारे लोगों के जो बच्चे शहीद हुए हैं वो लोगों को बचाने में, इनका बेटा उस डेड बॉडी को जो आतंकवादी ले जा रहे थे उसको बचाने में शहीद हुए। तो आज हम इस स्तर पे पहुंच गए कि अपने बच्चों का फोटो लेकर के रोड पे बैठे हैं। ये हमारी मांग सरकार से है कि सरकार शहीदों की मांग को समझे, क्योंकि राष्ट्र तभी तक सलामत है जब तक सेना सलामत है, और सेना तभी तक सलामत है जब ये सारे लोग अपने बच्चों को सर कटाने के लिए भेजेंगे। आप देख सकते हैं कि इनकी पीड़ा का तो कोई अंत नहीं है, जितने भी यहाँ पे माँ बाप बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास ये अब तक पहुँच चुके हैं। और आज इनके आंदोलन का, जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर के दिन बिगुल बजा दिया है और ये प्रथम दिन है। तो देखने की बात यह है, आपको पता है सर ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और जैसा कि हमें भी पता है और आपको ही पता है कि जो सरकार अभी बैठी हुई है, सत्ता के सिंहासन पे बैठी हुई है, जिन्होंने हम लोगों ने चुन के उन्हें यहाँ पे भेजा है, वो बड़ी ही तानाशाही है। अगर वो सही होती तो आज या फिर आप वहाँ इंडिया गेट पे होते, यहाँ नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी तो अपना कपड़ा भी उतार करके और नंगे देश को आजाद करा दिए। सुभाष चंद्र बोस तो हिटलर के सामने अकेले गए थे। झांसी की नारी लड़ने अकेले निकली थी। भगत सिंह और आजाद अकेले आए थे। आप कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। ये सरकार निश्चित रूप से हमारी बात को सुनेगी, क्योंकि ये इन्हीं चंद लोगों की बात नहीं है। ये मैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात जो कही है, एक जितेंद्र सिंह है सूरत में, उनके तरफ से कह रहा हूं कि इस देश में उनके पास 15,000 परिवारों के साथ संबंध है, और 15,000 परिवारों में उन्होंने कहा कि 35 साल तक जितने लोग शहीद हुए उसमें से 90% पत्नियों ने शादी कर लिया। और ये संशोधन बिल्कुल कर सकते हैं उनके लिए। बहुत जब संविधान में 130 संशोधन हो सकता है तो ये छोटी मांग क्यों नहीं? क्योंकि सेना और सरकार दोनों एक दूसरे की पहलू होती है। सरकार अधिकार नहीं छीन रही। एक पिता और मेरे पास है यहाँ पे, जिनके पुत्र ने सिर्फ एक जो आतंकवादी था वो एक आर्मी के शहीद की बॉडी को लेके जा रहा था और उसको बचाने के लिए उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। तो सबसे पहले ये अंकल जी हैं और ये अपनी बातों को रखेंगे कि आखिर में क्या हुआ था, और ये भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इस उम्र में। तो क्या इनकी जो बहू थी, यानी कि जो बेटे की जो धर्मपत्नी थी, क्या अब वो इनका साथ नहीं दे रही है? हम बात करते हैं इनसे। मैं शहीद गोपाल सिंह शौर्य चक्र का पिता मुनीम सिंह भदौरिया आपको ये बता रहा हूँ कि जो लड़का मेरा 26/11 में, उसमें भी उसने जो है मुंबई आतंकी हमला था, उसमें उन्होंने मतलब आतंकियों को बुरी तरह खदेड़ा था। एनएसजी का कमांडो जो जितने आए थे बराबर। और लास्ट में जो है 12 फरवरी को जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 7 आतंकवादी एक मकान में आए हुए थे, और उसको सेना को खबर मिली तो सेना ने उसको मकान को जो है चारों तरफ से घेरा, और उसमें 4 आतंकवादियों को जो है 2 आतंकवादियों को रघुवीर सिंह ने, और रघुवीर सिंह की बॉडी उठाने के जो आतंकवादी बुरी तरह उनको बंदूक के बट से और उनसे कर रहे थे, तो 2 आतंक रखने वाला है। जब बेटा ही नहीं रहता तो वो बेटी भी ध्यान रख रही, पुत्र वधू भी इनका ध्यान नहीं रखती। अब यहाँ पे पहले एक तो ये हैं नायक अकबर खान के जो पिताजी हैं, ये बहुत ही यहाँ पे गुमसुम से बैठे हुए। शायद इनकी बातें भी इनके माध्यम से सरकार तक पहुँचे, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं इस भीड़ में, इस लड़ाई में। अब देखते हैं कि सरकार कितना संशोधन करती है, कितना बदलाव करती है, ताकि इन पिताजी का, ऐसे लोगों का सहारा इनके बच्चे मरने के बाद भी इनका कर सके। तो आपने जब अपने बच्चे को खोया, उसका दर्द आपको ही पता है, तो क्या सरकार ने आपकी क्या सहायता करी है? कुछ सहायता क्या किया? कुछ नहीं किया सरकार। हमारा खेती बाड़ी भी नहीं है। सरकार जैसे पैसा उसा मिलता है जो भी, तो उसमें करे कि हमको चाहिए, जो सरकार हमारा हक देता है तो उससे बोले हम कि जो तुम्हारा हक मिलता है वो ले लो, जो हमारा हक मिलता है हमको देगा सरकार। लेकिन जो हक हमको मिला उसमें भी दवा कर रही है। हफ्ता में कोर्ट कचहरी मुकदमा, कहाँ ये नहीं है कि कहाँ नहीं, थाना थूनी एकदम परेशान करके। जितना हमारा लड़का मरा उससे ज़्यादा दुख अब हो गया, हमको जीना मुश्किल हो गया है। बस और कोई हमारा बात नहीं है। एक नाती है, नाती को भी नहीं दिखाती है कि हाँ इनको दिखाएं ना दिखाएं। हमारे बीच में कारगिल योद्धा
बैठे हुए हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि जो वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं उनके जो आश्रित लोग हैं यानी कि उनके माता पिता और बहनें, उनको भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वो भी एक सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी को जी सके। तो सबसे पहले हम सर से बात करते हैं कि इन्होंने भी बड़ा ही योगदान दिया है देश के लिए और कारगिल में भी दिया है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको मैं देख रहा हूँ कि इस उम्र में भी, अभी आपकी उम्र लगभग 50 के आसपास हो गई होगी, 52 साल, मतलब मेरा अंदाज़ा सही है। तो अभी ये बताइए, अभी भी आप में इतना जज्बा है कि आप इतनी दूर से आके इन परिवार वालों के साथ में हैं? देखो, जन्म एक बार होता है, मृत्यु एक बार ही होती है मतलब। तो अन्याय के बरखिलाफ जो काम हो रहा है, क्योंकि ये कोई चीज़ बड़ा संशोधन नहीं है गवर्नमेंट के लिए, मतलब एक छोटी सी चीज़ है। जैसे मैंने भी अपना ऑपरेशन पराक्रम के दौरान में ये चीज़ें खो दिया था अपना शरीर, तो मुझे भी ऐसी पीड़ा लगी कि क्यों न अगर हमारे जाने से अगर इन परिवारों को सहारा मिलता तो क्यों नहीं आ जाए मतलब। क्योंकि हम भी इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के भाई हैं मतलब। और जो साथी हमारे गए हैं वो भी हमारे, जैसे आज के दिन में मेरा दोस्त मुकेश कुमार है, उसको भी शहादत दे के आया हूँ मैं बाकी परिवारों के साथ में। तो मुझे ये लगा कि क्यों नहीं इस चीज़ के अंदर इनका साथ दिया जाए। और कोई किसी के बरखिलाफ नहीं है, ये एक संशोधन ही तो करना। जैसे मैं तो ये मानता हूँ, जैसे हम लोगों ने फटाफट संशोधन कर दिया अग्निवीर के लिए, आर्मी में कर दिया कि नहीं कर दिया, तो इस संशोधन के लिए कितना टाइम लगता है? देखो जनता का और हमारे तो परिवार का सबसे बड़े हमारे जो बाप रहता है आर्मी का, वो रहता है मतलब हमारे राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो उनको तक मुद्दा पहुंच चुका है। और मैं चाहता हूं कि आवाम से भी यही चाहता हूं कि जब हम लोगों को गोली खाने के लिए हम परिवारों को या हमारे जैसे सैनिकों को आगे बढ़ना पड़ता है, तो क्यों न आज सम्मान के लिए भी संसार के जो व्यक्ति हैं हमारे, जो भी संस्थाएं देख रही है मेरे वीडियो को, क्यों नहीं वो सपोर्ट के लिए आ रहे हैं? हमको क्या चाहिए, इन परिवारों को क्या चाहिए? कोई धन नहीं चाहिए, इनको यही चाहिए कि भाई एक 9 महीने तक बच्चे ने पेट में रखा। जैसे ये बहन हमारे पास बैठी हुई आज आपके सामने ही है, इनका तो एक ही भाई था, वो भी चला गया। एक ही बहन है, माँ है, बाप भी नहीं, तो कौन देखेगा इन लोगों को? मतलब ज़मीन भी नहीं है, तो आजीवन का जो सहारा था वही चला गया ना। मतलब पूरा इनका तो खानदान ही खत्म हो चुका है, आगे की कौन है मतलब? तो वो पीड़ा को समझने वाली बात है ना आज। वो पीड़ा क्योंकि मैं इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक सैनिक रहा हूँ मतलब। बताया कि सरकार भी नहीं सुन रही है, नहीं सुनते ना। मैं खुद, मैं देखो मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद एक आदर्श सैनिक फाउंडेशन चलाता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि जो शहीद परिवार हुए हैं, जब मेरे जैसे दिव्यांग आदमी है, उनके चेहरे पर एक स्माइल आ सको मेरी तरह। मैं खुद योगी जी से मिलने के लिए गया इस कंडीशन के अंदर, वो भी कारगिल बिल्कुल नहीं मिले। उसने वहाँ पर एक उनका पीए रहता है, आपसे भी योगी जी नहीं मिले उनको, मतलब नहीं मिलते। तो आप सोचिए मतलब ये चीज़ वो तो सब दिखावा है। वहाँ पर वही बंदे आते हैं, जैसे आपको बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े मंत्री जो हमारे फौज में भी जाते हैं ना दीपावली मनाने के लिए या कोई फंक्शन के लिए जाते हैं, वो एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है कि इसको लड्डू स्क्रिप्टेड होगी ना, इसको लड्डू खिलाया जाएगा, इसको ये सवाल पूछा जाएगा। नहीं तो आज तक हम किसी बड़े नेता के साथ देखा क्या फोटो किसी शहीद परिवार का? कभी देखा क्या? आप मेरे को बताइए, आप या कोई दिव्यांग आदमी को देखा? तो जब आप बड़े बड़े आदमियों से मिलते हैं, जानता है, आपको भी मिलने जानने से मतलब नहीं मिलते ना आजकल। तो आजकल आप किसी को समस्या मत बताओ, सब आदमी मिल लेंगे। आपने किसी के लिए बोल दिया कि ये समस्या, तो नहीं मिलते बंदे। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं इस कंडीशन के अंदर भी मैं किस चीज़ के लिए घूम रहा हूँ। भगवान की जो करना था कर लिया, कारगिल जैसा युद्ध लड़ दिया, सब कुछ कर लिया। मगर मैं आज भी चाहता हूँ कि जो जैसे अभी ये परिवार बैठे हुए हैं, ये क्यों दुखी है? मतलब क्या है? शायद आज एक बेटा दे दिया, उससे ज़्यादा क्या दुख सकता है कि अपना एक पेट का जो हिस्सा था एक वो चला गया, उससे ज़्यादा और क्या दुखी हो सकता है? और फिर भी इनको बार बार यहाँ तक नौबत आई। यहाँ तक क्यों आने की नौबत आई? जैसे वहाँ से चले वहीं घरों पर पंदा पहुँच देना चाहिए, भाई ऐसी कोई नौबत नहीं, आप यहीं पर बैठिए, आपका संशोधन यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा। लेकिन किसी ने भी नहीं बोला है। यहाँ तक कि वहाँ पर भी गए ये लोग, वहाँ से भी उठा करके इनको बस मैं ये बोलूँगा इज्जत के साथ लेके आए, लेकिन वहाँ से यहाँ छोड़ दिया। मतलब तो क्यों नहीं इनको यहाँ तक नौबत ही क्यों आई है? मेरा ये कहने का मतलब, जब आप हर चीज़ के लिए संशोधन कर रहे हो तो आप ओपोजिशन से मिलिए ना, वो तो विधानसभा में भी जाते हैं, लोकसभा में भी जाते हैं। देखो मैं तो ये बोलता हूँ, ओपोजिशन की बात करो या पोजिशन की, हाँ बस वही पोजिशन है। हाँ बस वही। आप सबसे बड़ी आप क्वेश्चन यही है कि जब हमारा बाप कौन? मैंने बोला ना, रक्षा मंत्री हमारा बाप, उसके बाद हमारे जनरल वगैरह आते हैं। जब उनसे मिल रही है तो किससे मिले? मतलब आप ये बताइए मेरे को। आप उसके बाद तो सादा सादा रहता नहीं। रक्षा मंत्री ने क्या आपको? रक्षा मंत्री ने बोला था कि हमारे को तो अभी हमारे रवि प्रताप साहब गए थे मिलने के लिए, उन्होंने यही बोला कि ये हमारे तक तो संज्ञान ही नहीं है इस चीज़ का। तो बताइए अब संज्ञान में है भाई, संसद में ये चीज़ हुआ, उन्होंने बोला हमको संज्ञान ही नहीं है। बोले ये रवि जी मिलने के लिए गए, डॉक्यूमेंट लेके गए, अभी भी 15 दिन पहले भी मिल के आए हैं। तो मिलने के बाद ही ये नौबत आई कि भाई यहाँ पर तो उन्होंने हमको भी बताया कि दीपचंद जी ऐसी बात है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम आएंगे, मतलब बिल्कुल हम बाइज्जत आएंगे। और मैं नासिक से आया हूँ ताकि आए हैं, और लोकसभा में चर्चा हुई है। मतलब तो ये चीज़ों का इस विषय की चर्चा लोकसभा में भी हो गई है, और रक्षा मंत्री जो देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन तक भी संज्ञान में है इस विषय की, उनके पास सूचना है। पर भी
पर ये जो परिवार है अभी भी बैठे हुए हैं, अब आपको क्या लग रहा है अगला जो शीतकालीन सत्र आने वाला है लोकसभा में, तब क्या आपके जो इस जो संशोधन की मांग कर रहे हैं अमेंडमेंट की, वो हो जानी चाहिए? वो तो हाँ या ना ही नहीं बता रहे हैं ना, कुछ बोले हो जाएगा। और 1.5 साल तो इंतजार करते करते हो गया। आज 1.5 साल इंतजार करते हो। अभी 15 दिन पहले मिले तभी बोला हम उसके संज्ञान, अभी हमको लिखित में दिया है, हम उसके बारे में विचार करेंगे। बस इतना हमारे संज्ञान में नहीं था अभी तक। आपका भी बेटा शहीद हुआ है? बिल्कुल। आप खुद आर्मी के जवान थे, रिटायर्ड? अच्छा, आप इनके साथ आए हैं परिवार वालों के साथ? मेरे बेटे कैप्टन अंकित गुप्ता, अच्छा। वो पैरा SF में 10 में रहे, स्पेशल कमांडो, वो शहीद हुए। उनके शहीद होने के बाद 24 घंटे भी हमारी बहू हमारे घर नहीं रही, 13वीं भी नहीं मनाई। और मेरे कहने का ये मतलब कि मेरे ही नहीं, इतने लोगों के परिवार के साथ जो पेंशन जो दिया जाता है, पेंशन 2 प्रकार के होते हैं, एक फैमिली पेंशन और उसके बाद शहीद का दर्जा मिलने के बाद एक लिबरलाइज पेंशन दिया जाता है। उस वो करीब पेंशन से 2.5 गुना ज़्यादा होता है। तो वो पेंशन तो केवल इसलिए दिया जाता है ना कि उस परिवार की देखभाल करो। कम से कम वो पेंशन तो पिता को मिलनी चाहिए। नहीं, पिता को मिले या ना मिले, कहने का मतलब पेंशन का जो रूल बनाया गया उसमें ये होगा कि आप बुजुर्ग माँ बाप हैं, उस परिवार का देखभाल भी करो, अपना देखभाल करो, यदि बच्चे हैं तो बच्चों का या उनके माता पिता का, सबका देखभाल करो। और उसको लेकर आप अपने घर चली जाओ और उस घर से कोई रिश्ता ना रखो। यहाँ जितने भी लोगों को देखें, सबकी एक ही कहानी है। तो वो जो पैसा जो दिया जा रहा है, या तो आप लिबरलाइज पेंशन दो ही मत, जो घर छोड़ के चला जाए, जो उस बुजुर्गों का सेवा शुश्रूषा ना करे, उसको पैसा ही मत दो, पेंशन ही मत दो, केवल फैमिली पेंशन दो, नहीं तो लिबरलाइज पेंशन बंद करो। आपने देख लिया कि ये शहीद परिवार के जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अपनी मांग के लिए और अपने सम्मान के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि इनको इनका जो हिस्सा है वो मिल सके। और ये इस बात की सूचना इन्होंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी दे दी है। हमारे साथ ये बहन है और ये कारगिल योद्धा के जो लोग रक्षा मंत्री जी ने कारगिल योद्धा के जो बैठे हुए हैं यहाँ पे सिपाही, इन्होंने भी बता दिया है। परंतु उसके बाद भी क्या होगा क्या नहीं होगा, 2 अक्टूबर का दिन है, विजयदशमी का दिन है। इस बात से सरकार को सूचना भी मिल गई है और संज्ञान भी हो गया है। और ये अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी आगे शुरू होगा, अभी प्रारंभ है। अंत कब होगा ये सरकार जब चाहेगी, जब अंत होगा। जय हिंद, धन्यवाद। भारत माता की जय। जोश कम नहीं होना चाहिए लास्ट तक। एक बार बोल दीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।